Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class we are going to study 6.4 liquid states, right? 6.4.1 explain the following properties of liquid and the factors that affect them. So A is vapor pressure, B is boiling point, C freezing point, D density and E is compressibility. 6.4.2 differentiate between evaporation and boiling. And 6.4.3 discuss the effects of temperature on vapor pressure and the effects of external pressure on the boiling point of liquids. ठीक है, तो हम ये SLO नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर जब हम स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर तो यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर में, और इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट भी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो फिर हमें अलग से 6.4.3 करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलें, ओके जी। लिक्विड स्टेट्स, तो देखिए लिक्विड स्टेट क्या है, इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये भी मैटर की ही स्टेट है। ओके, अब देखो यहाँ पे लिक्विड में क्या होता है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, उनके दरमियान क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है। अब ये डिस्टेंस क्यों होता है, रीज़न क्या है, ड्यू टू द वीक इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड, एंड ड्यू टू दिस रीजन लिक्विड डू नॉट हैव अ प्रॉपर शेप। तो क्या लिक्विड की कोई शेप होती है, नहीं होती है ना। अगर हमने देखे वाटर को अगर हम ग्लास में ऐड कर दे तो ये ग्लास की शेप ले लेता है। इसी तरह से अगर वाटर को मैं अगर किसी कॉनिकल फ्लास्क में डाल दूँ तो वो उसकी शेप ले लेगा, किसी जग में डाल दो तो वो जग की शेप ले लेता है। ओके, क्या लिक्विड का कोई प्रॉपर वॉल्यूम होता है? यस, लिक्विड का वॉल्यूम होता है। भाई लिक्विड जगह तो घेरता है ना। देखो वाटर में अगर वाटर डाला हमने ग्लास में तो उसने एक स्पेस तो ऑक्यूपाई की है ना। तो लिक्विड डू हैव अ वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ प्रॉपर शेप, राइट। चलें, नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखें क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर। ऐसे देखा है कभी प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में देखो, प्रेशर कुकर नाम भी उस प्रेशर कुकर भी, उसमें वहाँ उसमें प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर किस वजह से होता है, वेपर्स, वेपर्स की वजह से, राइट। सो यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर मीन्स कि वो प्रेशर जो कि वेपर एक्सर्ट करेंगे, दैट प्रेशर इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। सो द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि लिक्विड एक्सर्ट करते हैं और जो वेपर एक्सर्ट करते हैं जबकि लिक्विड वेपर में चेंज होता है ना। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, अब देखें यहाँ पर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमने बीकर ले लिया या हमने कंटेनर ले लिया, ठीक है, उसमें हमने ये वाटर ले लिया। इसी तरह से फिर एक और हमने ले लिया और यहाँ पे भी हमने वाटर ले लिया और फिर इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर लिड दे देंगे, ढक्कन, दैट, ठीक है। तो इधर और इसी तरह से यहाँ पर भी, ओके, एंड इधर भी, ओके। तो अब होता क्या है यहाँ पर, इनिशियली हमने जैसे यहाँ पर इस, अगर ये ए है हमारे पास, ये बी ले ले, इसको सी, और जैसे हम यहाँ पे हीट करेंगे तो हीट करने से देखें होता क्या है कि यहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे या जो लिक्विड होगा वो वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना इज नोन एज द वेपोराइजेशन। ओके, अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लिड लगी हुई है तो यहाँ पे स्पेस नहीं है कि आउटसाइड मूव कर सके। तब होता क्या है, जैसे ही ये जो वेपर्स हैं हिट करेंगे इस लिड को, ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे और लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे।
है ना? ऐसे ही होता है कभी आप इसको देखें, अगर आप खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए अगर आपने उसके ऊपर कैप दिया हुआ है, लिड दिया हुआ है, तो उसको जब हम हटा के देखते हैं तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं, है ना? तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? ये जो गैस होती है, जो इसमें जो वेपर्स होते हैं, वही लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज द कंडेंसेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंडेंसेशन, ठीक है? ओके, यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं और फिर वेपर से दोबारा से वाटर बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है? अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर जितने आपके पास यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, उतने ही फिर दोबारा से वो कंडेंस होके वापस से लिक्विड में चेंज हो रहा है। मीन्स कि कंडेंसेशन भी हो रही है और वेपराइजेशन भी हो रही है, ठीक है? तो अब इस पॉइंट पर ये जो वेपर्स थे, ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ठीक है? तो मतलब कंडेंसेशन भी हो रही है, वेपराइजेशन भी हो रही है। अब इस स्टेट में जो वेपर्स यहाँ पर बने हैं, ये जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर, ठीक है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पर सेम देखें, द लिक्विड इज अ स्टेट when rate of sorry the equilibrium is a state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other। दोनों इक्वल हो जाते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई अगर देखो वेपर जब बनते हैं तो वेपराइजेशन की डायरेक्शन क्या है? इधर अपवर्ड है। और जब कंडेंसेशन होगी तो कंडेंसेशन में देखो ये यही मॉलिक्यूल्स ऊपर जब गए और यहाँ से इन्होंने यहाँ पे इधर लिड को या वॉल को हिट किया और अपनी एनर्जी लूज की और किसमें चेंज हो गए? लिक्विड में। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इधर डाउनवर्ड, राइट? अब यहाँ पर देखो जस्ट वेपोराइजेशन हो रहा था, यहाँ पे कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन दोनों हो रहा है। यहाँ पे दोनों का रेट इक्वल है, ठीक है? जितने मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होंगे उतने कंडेंस भी होंगे। अब इस पॉइंट पे जो वेपर जो होंगे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट प्रेशर इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। ऑलराइट, अच्छा अब हमने डिस्कस करना है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वो फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं जो कि इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। अब सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर, ठीक है? अब देखिए टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर पर? अब देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये हमने ले लिया बीकर और इसमें हमने ले लिए कुछ पार्टिकल्स इस तरह से, राइट? अब आपको पता है कि जैसे ही हम यहाँ पर हीट देंगे, ठीक है, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो होगा क्या कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना? भाई अगर आप कि मैं बोलूँ कि आपके हैंड पे मैं इस तरह से एक फ्लेम ऑन कर दूँ, ये कैंडल के ऊपर, चलो इसी कैंडल के ऊपर आपका हैंड रख दूँ तो आप भागोगे ना? इसी तरह से मॉलिक्यूल्स को भी जैसे आप हीट एनर्जी देते हो वो जल्दी भागना स्टार्ट करते हैं। मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई मतलब दूर दूर भागना स्टार्ट हुआ है, मतलब कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वीक हो जाती है। तो जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो वो जल्दी मूव करेंगे, जल्दी वेपर में चेंज होंगे, है ना? तो फिर यहाँ से वो जल्दी वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, बिकॉज मोर मोलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू escape into the vapor, राइट? ओके, सेकंड, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। भाई अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रोंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग होंगी तो डेफिनेट सी बात है कि वो जल्दी से वेपर में चेंज नहीं हो पाएंगे, है ना? तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अच्छा यहाँ पे आप देखें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि टेबल याद करना, ये एग्जाम में आएगा, जस्ट आपने इसको समझना है। देखो अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना है? 4.58। अच्छा यहाँ पर यूनिट देख लीजिएगा वेपर प्रेशर का, हमने लिया है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है? तो वेपर प्रेशर, प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं।
यहाँ पर हमने लिया है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर यहाँ पे देखो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो प्रेशर कितना हो जाएगा 17.5। अगर टेम्परेचर 40 हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 55.3। अब इधर देखो 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा 149.4। 80 डिग्री देख ले अगर हो जाएगा तो 355.1। फिर 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर दे तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वेपर प्रेशर हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। राइट, चलें। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी हमने वहां पर भी ये डिस्कस किया था कि अगर देखो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। भाई मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे ये देखो मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फिर क्या ये जल्दी से ये ब्रेक डाउन होगा, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड होगा नहीं होगा ना। तो इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये वेपर्स में चेंज होंगे। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। राइट, तो हार्डर फॉर द मॉलिक्यूल टू escape जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल में ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अच्छा आपको पता है कि वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव है पार्शली पॉजिटिव है, इधर भी पार्शली पॉजिटिव है। एक और वाटर मॉलिक्यूल ले ले इधर हम, तो ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है, तो ये पार्शली नेगेटिव है ये पार्शली पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो इधर ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है बिटवीन पार्शली नेगेटिव एंड पार्शली पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं ये इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर लो होगा। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वेपर प्रेशर हाई होगा। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में यहाँ पर अगर दो मॉलिक्यूल्स में ले लेती हूँ और इनके दरमियान में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मतलब अगर थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे थोड़ी सी हीट देंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। तो जैसे लाइक अल्कोहल्स आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके दरमियान में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जैसे लाइक अल्कोहल हो गए एसीटोन हो गए। राइट, चलें। अब फिर हमारे पास आ जाता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जरा यहाँ पे देखें तो आपके पास ये थिन पर्सन है, ठीक है, और ये आपके पास ओवरवेट कोई अगर हमने पर्सन ले लिया है तो देखो दोनों में से कौन फास्टली कौन क्विकली रन करेगा। भाई ये वाला जो थिन वाला है ये जल्दी भागेगा, है ना। और अगर हम ये ओवरवेट पर्सन को ले लें तो देखो ये इतना ज़्यादा ओवरवेट है कि बहुत मुश्किल से रनिंग कर पा रहा है। राइट, तो इसी तरह से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा ही होता है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट मूव करेंगे, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा स्लो मूव करेंगे। तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स कैन इजीली एवोपरेट। तो अगर ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है मूव फास्ट करेंगे तो एवोपरेट भी तो जल्दी होंगे ना फिर देन बिग मॉलिक्यूल। सो देन बिग साइज मॉलिक्यूल्स हैंड स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। तो जिन ऐसे लिक्विड जिनका पार्टिकल साइज स्मॉल है वो जल्दी एवोपरेट होंगे, सॉरी इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। फिर अब आ जाते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल हेक्सेन देख ले हैज अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। अगर आपके पास यहाँ पे देखो C6H12 ये हमारे पास क्या है हेक्सेन। और फिर अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं डिकेन, ठीक है, तो C10H22। तो दोनों में से बताएं कि लार्जर मॉलिक्यूल कौन सा है। भाई जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, इसमें देखिए 10 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है 6 कार्बन है। तो ऑब्वियसली ये वाला मॉलिक्यूल डीकेन इसका साइज लार्जर होगा। तो ये अब फिर मतलब कौन सा ऐसा दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो रैपिडली जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा, इसका, है ना, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है तो स्मॉल है तो जल्दी से वेपर में चेंज होगा। ठीक है, तो देयरफॉर C6H12 evaporate rapidly and exerts vapor pressure more than the C10H22। तो आपने याद रखना है भाई जिसका ऐसे पार्टिकल जिनका साइज स्मॉल है तो वो जल्दी वेपर में चेंज होंगे, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज लार्जर है बड़ा है तो वो देर से वेपर में चेंज होंगे। राइट,
ओके जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पहले तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है कि लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में, ऐसा ही होता है। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। अब जरा देखो, वेपर प्रेशर क्या है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। भाई वेपर प्रेशर तो यही हो जाएगा ना, ये जो आपको पता है, जैसे हम यहाँ पे हीट देंगे तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ये किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर, वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यही वेपर जब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं इसको, वेपर प्रेशर, ऐसा ही है। ओके, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में भी तो हमारे पास गैसेस है ना, जस्ट लाइक देखो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो आप, ठीक है, नाइट्रोजन है आपके पास, यहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो दे आर डिफरेंट गैसेस, तो मतलब वो भी प्रेशर एग्जिट करती है। तो मतलब एटमॉस्फेयर में भी कोई ना कोई प्रेशर होगा और उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो गया। अब देखो, जैसे हमने हीट दी तो यहाँ पर वेपर्स बनना स्टार्ट हुए। अब जब वेपर्स बनेंगे तो कोई ना कोई प्रेशर भी एग्जर्ट करेंगे। तो जब ये वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म यूज हुई थी, एक्सटर्नल प्रेशर, इसका क्या मतलब है? अब देखो, और फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि वाटर H2, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है या चेंज होता है? भाई चेंज भी हो सकता है। अगर हम सी लेवल पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सी लेवल पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तब तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से माउंटेन्स पर, तो वहाँ पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहता, चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं, सी लेवल पर ही करते हैं ना, ऐसे माउंटेन्स पे जाके तो नहीं करते। तो इसलिए हम 100 डिग्री सेल्सियस को ही काउंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखो, हम क्या, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये वाटर ले लिया, ठीक है, सी लेवल पे, और यहाँ पे हमने माउंटेन्स पे गए और वहाँ पर ले लिया वाटर, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने यहाँ पे वाटर को बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी देखो, हमने इसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। भाई अब सी लेवल पे यहाँ पे कोई ना कोई एटमॉस्फेयर होगा ना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर। यस, डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा। और इधर भी देखो, अच्छा, जैसे जैसे आप यहाँ से सी लेवल से इधर एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे तो प्रेशर सेम रहेगा या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। भाई प्रेशर कम हो जाता है, इसी को हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाएगा, है ना। भाई यहाँ पर आपके पास ज़्यादा जो है हैवी गैसेस प्रेजेंट होंगी, है ना। फिर ऐसे जाते जाए जाते जाए जाते जाए, तो आपके पास जैसे हम अल्टीट्यूड पे जाते रहते हैं तो क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ गैसेस कम हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हम वाटर को बॉईल करेंगे और यहाँ पे करेंगे, अब देखो इधर भी होता क्या है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई वेपर प्रेशर तो बनेगा ही, ठीक है, और इधर भी वेपर प्रेशर कोई ना कोई बनेगा, है ना। ओके, और यहाँ पर भी एक्सटर्नल प्रेशर तो है ही। तो फिर डिफरेंस क्या है, क्यों चेंज हो रहा है भाई, बॉइलिंग पॉइंट चेंज क्यों हो रहा है? अब देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी लेवल पर मैं कहती हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने ले लिया है 1 atm, राइट। तो 1 atm क्या है, इट्स अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो 1 atm मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया। तो बेटा जब तक कि ये वाला वेपर प्रेशर भी इसके इक्वल नहीं हो जाता तब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, है ना। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पे हीट दी, हीट दी, अब वेपर बना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अब वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे इसके, दैट मीन्स 1 atm के, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट।
अब जहाँ पर अगर हम देखें इधर तो एक्सटर्नल प्रेशर ही लो है, मतलब यहाँ पे 1 atm तो नहीं होगा, यहाँ पे हम 0.7 ले लें या 0.8 ले लें तो मतलब 1 से कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें वाटर को, जैसे हम यहाँ पे हीट करेंगे तो देखो वेपर्स जो है 0.7 तक, जब तक कि अब देखिए एक्सटर्नल प्रेशर 0.7 है, तो मतलब कि जब तक कि वेपर प्रेशर भी 0.7 नहीं होगा तब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो देखो 0.7 जल्दी अटेंड करेगा ना वो, एज कंपेरिजन टू द 1। 0.7 जल्दी अटेंड करेगा वाटर एज कंपेरिजन टू द 1। तो फिर अब क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 98 हो सकता है, 95 डिग्री सेल्सियस हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है किस पे, एक्सटर्नल प्रेशर पे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और अगर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है 1 atm तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट में पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड, के लिक्विड का नेचर कैसा है, लिक्विड पोलर है या फिर लिक्विड नॉन पोलर है। राइट, देखिए अगर तो लिक्विड पोलर है, पोलर मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, सो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखो इस तरह से ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, फिर इधर हाइड्रोजन अटैच्ड है, और एक और हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर का, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड यहाँ हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये देखो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा, अब तो दैट मीन्स के यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी हाई मतलब हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो टेम्परेचर हमें हाई देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, देन द नॉन पोलर लिक्विड्स, तो नॉन पोलर लिक्विड्स जस्ट लाइक अगर हम देखें ईथर, तो ईथर जो है वो नॉन पोलर है, तो वो 35 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो this is because polar molecules have strong intermolecular force of attraction, just like the hydrogen bonding और dipole dipole attraction। dipole attraction का क्या मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, HCl ले लें और इधर भी हम HCl ले लें, तो देखो ये यहाँ पर क्या है, दो पोल्स जनरेट हो जाते हैं, पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव, इसी तरह से पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी उसको हम क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। राइट, अच्छा, अब नॉन पोलर लिक्विड्स ऐसे होते हैं, ऐसे लिक्विड्स हैं विच हैव वीकर फोर्सेस, तो जब वीक फोर्सेस है तो सो दे बॉयल एट लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे भी वो बॉयल हो जाते हैं। राइट, चले नेक्स्ट देखें क्या है हमारे पास, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। भाई यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, है ना। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी उतना मॉलिक्यूल्स यहाँ पे करीब होंगे, इस तरह से। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हमें अगर इसको वेपर में चेंज करना है तो मीन्स कि यहाँ पे हमें अब ये वेपर्स में चेंज करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देंगे तभी ये वेपर्स में चेंज होंगे, और जितना ज़्यादा वेपर में चेंज होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट होगा, और जब वेपर प्रेशर आपको पता है इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, तभी तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना। तो ये ठीक है, तो इसलिए अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी तो फिर हमारे पास यहाँ पे मेल्टिंग एंड यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पड़े तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हाई होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। भाई अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो फिर भाई पहले से वो वीक है, तो जब अगर वीक है तो फिर क्या है, थोड़ी सी भी अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो वेपर में चेंज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना प्रेशर अटेन कर लेगा और बॉयल होगा, राइट। तो अब देखो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्टली कंट्रोल हाउ इजीली मोलिक्यूल escape फ्रॉम द लिक्विड। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इस ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। So molecules need more energy, higher temperature to break free and form vapor. Weaker intermolecular forces होंगी तो boiling point low होगा, right? Reason क्या है? A liquid, for example, if देखें, a liquid boils only when its vapor pressure equals to the external pressure. ऐसा ही होता है ना भाई, जितना ज़्यादा आपके पास जितना वेपर प्रेशर जल्दी इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, उसी पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वेपर देर से बनेंगे तो वो देर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रीच दिस वेपर प्रेशर ओनली एट हाई टेम्परेचर। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो फिर हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो जल्दी वेपर में चेंज हो सके, राइट। चलें, अब आ जाता है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर। सो एक्सटर्नल प्रेशर को ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया था इधर, ठीक है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर चेंज, भाई एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो हायर एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। The liquid needs to produce more vapor pressure to match the increased pressure. इस प्रेशर को मैच करने के लिए इनको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा वेपर प्रेशर चाहिए होगा मीन्स कि ज़्यादा हीट चाहिए होगी, है ना। सो एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, सो लिक्विड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। अभी आपको बताया था जैसे वाटर का भी, अगर हम चले जाएं हाई एल्टीट्यूड पे तो वहाँ पर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक हो गया। एग्जांपल्स देखें, वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस ऑन माउंटेन्स। ओके, अब अगर यहाँ पे देखें प्रेशर कुकर रेज प्रेशर, तो फूड कुक्स फास्टर बिकॉज वाटर बॉइल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा होता है, देखो प्रेशर कुकर की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर अगर हम ये देख लें, ये हमारे पास एक प्रेशर कुकर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे देखो हम कोई भी फूड कुक कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर भी है, तो अब जैसे हम यहाँ पे हीट देंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई वेपर प्रेशर बनेगा, है ना। इधर कोई ना कोई वेपर प्रेशर तो बनेगा ही। अब क्योंकि ये वेपर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में इस्केप नहीं हो रहे हैं, यहीं पर कलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनसाइड ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इनसाइड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो अब यहाँ पर होता क्या है कि हमें इस प्रेशर के जितना, अब ये जो नीचे जो पार्टिकल्स हैं इनको इस ये जो वेपर प्रेशर जनरेट हो गया है इसके इक्वल होने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी। तो जब फिर ये इनका प्रेशर मैच कर जाएगा तब जाके वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। चले नेक्स्ट। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। सिंपल हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, ठीक है। सो लिक्विड जब सॉलिड में चेंज हो जाता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो अब देखो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट becomes equal to the vapor pressure of its solid state is known as the freezing point. So at this temperature liquid and solid coexist in dynamic equilibrium. अब देखो इसका क्या मतलब है कि हमें पता है कि जब भी हम कोई एक लिक्विड ले लेते हैं तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, है ना। तो यस, इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर है। अब जैसे ही मैं क्या करूं कि इसका टेम्परेचर लो करती जाऊं, जब टेम्परेचर लो करती जाऊंगी तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी रिड्यूस होता जाएगा।
राइट। अब इतना रिड्यूस होता जाएगा, अब जब पार्टिकल्स और ज़्यादा यहाँ पे टाइटली पैक्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा पार्टिकल्स के दरमियान में, तो अब यहाँ पे वेपर प्रेशर कम बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। देखो इधर आप यू कैन सी हियर दिस डायग्राम कि लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। अब देखो अब कहेंगे बस वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे होगा भाई, कुछ ना कुछ तो हो, चाहे निग्लिजिबल ही हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है सॉलिड के वेपर प्रेशर के, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। ओके, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है ए और यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है बी, तो अब अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, तो अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे अगर टेम्परेचर देना डिक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है फ्रीजिंग में हम टेम्परेचर कम करते हैं, तो मुझे अब यहाँ पे -2 करना था, लेकिन अगर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे मुझे हाई फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका, इतना लो नहीं होगा, बिकॉज मोलिक्यूल्स कैन फॉर्म अ सॉलिड एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर भी ये, क्योंकि ऑलरेडी इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हाई टेम्परेचर पर भी ये फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी तो फिर हमें टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, जब हम और कम करेंगे तभी पार्टिकल्स क्या करेंगे, फ्रीज हो पाएंगे, ठीक है। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिजल्ट इन लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इस स्टेट में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो मतलब अब मुझे -2 में, -3 में, इस तरह से और कम करना पड़ेगा टेम्परेचर, बिकॉज मोलिक्यूल्स नीड मोर कूलिंग टू बिकम सॉलिड, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अब यहाँ पर अगर आप देखो इस डायग्राम में, तो आपको पता है जब भी कोई लिक्विड इसमें सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो इस तरह से हमें पता है मॉलिक्यूल्स नियर बाय आ जाते हैं ना, तो इस तरह से एक प्रॉपर ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हमने क्या किया, कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी, इम्प्योरिटी मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे NaCl एज इम्प्योरिटी ऐड कर दें, एज इम्प्योरिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर भी पोलर कंपाउंड है और NaCl भी पोलर मॉलिक्यूल है, तब होता क्या है कि यहाँ पे H2O के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ इधर इस तरह से NaCl के मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। अब तो जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा इस तरह से H2O, वो यहाँ पे आके बाइंड नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर वो एक प्रॉपर सिमेट्री में अरेंज थे, इस तरह से नहीं हो पाएंगे। तो अब यहाँ पर इन वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द NaCl। तो अब यहाँ पे मुझे इसको फ्रीज करने के लिए और कम करना पड़ेगा टेम्परेचर। लेट्स से अगर पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, अगर अब इसमें मैंने ऐड कर दिया NaCl, ठीक है, या कोई और इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं जैसे -2 डिग्री सेल्सियस, तो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लाइक सॉल्ट और शुगर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब ऐसा होता क्यों है, सोल्यूट पार्टिकल्स डिस्टर्ब द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, सो द लिक्विड नीड्स अ लोअर टेम्परेचर टू फ्रीज, तो और हमें कम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इज स्प्रेड ऑन आइसी रोड्स टू मेल्ट स्नो। अब देखो सी वाटर फ्रीजेज एट -2 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू डिजोल्व सॉल्ट, कि अगर आपको देखो वाटर का अगर हम देखें नॉर्मली फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर सी वाटर का देखो तो सी वाटर का -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो मतलब इम्प्योरिटीज ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट और लो हो जाता है, ठीक है।
ओके जी, अब देखो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, अच्छा पहले देख लीजिए डेंसिटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर किलोग्राम पर लीटर, ठीक है, किलोग्राम पर लीटर। अच्छा अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि देखो ये हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है और इस गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, ये एक्सप्रेस करता है किसको, डेंसिटी को, कि हाउ द मोलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। जितने ज़्यादा मोलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज होंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी, राइट। इसीलिए अगर हम देखें तो सॉलिड में, क्योंकि आपको पता है सॉलिड में इस तरह से मोलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, किससे, लिक्विड से। क्यों, लिक्विड में देखो मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस होता है, और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में पार्टिकल्स मूव्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पे डेंसिटी और कम हो जाती है, ठीक है। सो लिक्विड्स आर डेंसर देन gases because the molecules are more closely arranged and have stronger intermolecular forces। तो लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है किससे, गैसेस से, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली अरेंज होते हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर हमारे पास इस तरह से पार्टिकल्स हैं और जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो देखो ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो अब इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नेचर ऑफ द लिक्विड, हैवी मॉलिक्यूल्स हायर डेंसिटी, भाई जितना हैवी मॉलिक्यूल्स मतलब ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा डेंसिटी होगी ना, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना मास होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, सिंपल। इम्प्योरिटीज अगर देखें तो डिजोल्व सॉल्ट्स इंक्रीज डेंसिटी, तो जितने अगर देखो इम्प्योरिटी ऐड करते जाएं, तो अगर यहाँ पे मैंने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी है मतलब मास ही तो ऐड किया है ना, और तो और मास ऐड करते जाएंगे तो डेफिनेटली डेंसिटी इंक्रीज होगी, सिंपल। अच्छा अब देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। इस तरह से क्या होता है कि हम इस तरह से जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऐसे हम अगर पिस्टन अप्लाई कर दें तो अगर अब इसको हम डाउनवर्ड मूव करते रहेंगे मतलब कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे लिक्विड की हम जो है कंप्रेसिबिलिटी पढ़ते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स में या फिजिक्स में पढ़ते हो, किस तरह से आपके जो कार में जो व्हील्स मूव करते हैं, ये सारा मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है, लिक्विड को कंप्रेस करने के थ्रू। और तो लिक्विड इतने ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते जैसे कि गैसेस को अगर हम कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज कर देते हैं, बट लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते जितना कि हम गैसेस को कर सकते हैं। तो लिक्विड हैव वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, तो क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स क्लोज हैं तो हम इनको इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते कि जितना कि हम गैसेस को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्रेसिबिलिटी को देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें लेस कंप्रेसिबिलिटी लेस होगी। देखो कंप्रेस का मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा है मतलब ये दूर दूर है, दूर दूर है तो इनको हम इजीली हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऑलरेडी अगर वो इस तरह से क्या है, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो डेफिनेटली हम इनको कम कंप्रेस कर पाएंगे ना, ऑलरेडी वो करीब है, ऑलरेडी इनमें स्पेसिस कम है। टेम्परेचर अगर हम हाई कर दें तो फिर क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीजेस कंप्रेसिबिलिटी, फिर हम कंप्रेसिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जैसे हमने यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, अब वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, जब दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो उनमें फिर से स्पेस क्रिएट हो जाएगा, हाँ तब हम फिर से इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंप्रेसिबिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेशर देखो अगर वेरी हाई प्रेशर होगा कैन कंप्रेस लिक्विड स्लाइटली, तो यहाँ पे जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर ही अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर हम प्रेशर हाई कर दें तब भी हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को, ठीक है, स्लाइटली। ऑलराइट, चले नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एवोपरेशन। देखो एवोपरेशन में और अपने बॉइलिंग पढ़ ली, तो पहले अब देखें हम एवोपरेशन को पढ़ लें, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है उसमें बॉइलिंग में और एवोपरेशन में। अब यहाँ पर देखो आपने क्या किया, इस तरह से हमने ये कपड़े धोए और इस तरह से यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया। अब मुझे बताओ जो वाटर था ये कहाँ चला गया, हम कहते हैं वाटर एवोपरेट हो गया,
है ना। सो द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन, राइट। तो मतलब एवोपरेशन का मतलब क्या है, वेपर्स में चेंज होना, वेपर्स में चेंज होना बट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर देखो कभी सरफेस पे ऐसे पानी गिर जाता है, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स पड़े होते, थोड़ी देर बाद देखें तो वो वहाँ पे होते ही नहीं, तो वहाँ पर हमने कोई आग तो नहीं जलाई थी, लेकिन फिर कहाँ गए वो वाटर के ड्रॉपलेट, तो वो एवोपरेट हो गए। तो एवोपरेशन के लिए हमें इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो हम टेम्परेचर देंगे तभी वो एवोपरेट होगा। एवोपरेशन देखें ओशंस में, ठीक है, सी, लेक्स, पॉन्ड्स, यहाँ पे एवोपरेशन होती रहती है ना। तो क्या यहाँ पर हमने कोई हीट, इनको हीट दे रहे होते, नहीं ना, हीट तो नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर भी एवोपरेशन हो रही होती है। तो एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लोथ्स इज कोज्ड बाय द एवोपरेशन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने डैम्प यहाँ पे क्लोथ्स है, तो डैम्प क्लोथ्स में जो वाटर था वो कहाँ चला गया, वो एवोपरेट हो गया, किसमें, वेपर्स में चेंज हो गया, ठीक है। चलो, during evaporation, liquids particles gain energy from their surrounding in order to overcome the force of attraction between them. As a result, heat energy is lost in the surrounding environment. अब ये एक चीज़ और याद रखिएगा, देखो evaporation जो है वो cooling effect जो है वो देगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो होता क्या है, इधर ये एक सरफेस है और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट पे देखो टेम्परेचर है ना, इधर कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा 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 इस तरह से, और ये हीट को एब्जॉर्ब करके इस तरह से ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर में, ठीक है। बट अब अगर आप देखो तो यहाँ पर इधर इधर से इसने ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया ना, टेम्परेचर तो इस ड्रॉपलेट ने एब्जॉर्ब कर लिया था, तो अब यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, राइट। अच्छा, एक और चीज देखें, एवोपरेशन हमेशा ऐसे सरफेस पार्टिकल्स पे होती है, यहाँ पर ये लिक्विड है, लेकिन जब भी एवोपरेशन होती है ऐसे यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे ये पहले एवोपरेट होंगे, फिर जब ये हो जाएंगे फिर नेक्स्ट, इस तरह से। तो एवोपरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है, राइट। ओके जी, अब इधर आ जाओ, देखो हमने हमने यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द एवोपरेशन एंड द बॉइलिंग। तो अब देखो एवोपरेशन में क्या होता है, वेपर्स यहाँ भी बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं, दोनों में ही वेपर्स बनते हैं, बट होता क्या है एवोपरेशन में, यहाँ सरफेस, इधर से जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं ये वेपर्स में चेंज होते हैं, और ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी एवोपरेशन होती है, ठीक है। बट अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो बॉइलिंग जो है, अब वो बॉइलिंग ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही वेपर्स बने, जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में चेंज हो, बल्कि ये पूरे लिक्विड से कहीं से भी यहाँ से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेपर्स में चेंज होते हैं, राइट। और बॉइलिंग देखिए हमेशा एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, स्पेसिफिक पॉइंट पे ही जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर्स में चेंज होंगे, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को देख लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉयल होगा, लेकिन एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होती है, राइट। तो अब देखो एवोपरेशन एंड बॉइलिंग, सो एवोपरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, बॉइलिंग अकर्स ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग कब होगी, बॉइलिंग पॉइंट पर, happens only at surface of the liquid, evaporation सरफेस फिनोमेना है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे वही एवोपरेट होंगे, हैपेंस थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड, पूरे लिक्विड में मॉलिक्यूल जो हैं वो कहीं से भी, इधर से इधर से इधर से कहीं से भी एवोपरेट होंगे, ठीक है। कॉजिंग कॉजेज कूलिंग, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, तो जैसे ही एवोपरेशन होती है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, अभी आपको बताया था, ठीक है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग, भाई अगर यहाँ पर इधर देखो, ये मैंने ले लिया, इधर पार्टिकल्स ले लिए सरफेस के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे तो टेम्परेचर होगा, कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है
कि ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं इधर से ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे, करके किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में। अब यहाँ पर तो टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये कूलिंग इफेक्ट जो है क्रिएट कर देगा, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमने इसको हीट दी, अब यहाँ पे हीट दी 100, हमने यहाँ पे इसको 100 डिग्री सेल्सियस हीट दी, ठीक है। तो जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस हीट दी तो ये बॉयल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अब ये जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक डाउन करने में जा रहा है। तो जब तक कि ये सारा वाटर वेपर्स में चेंज नहीं हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। ओके जी, अब थर्ड पॉइंट क्या है, टेक्स प्लेस व्हेन एयर अबव द लिक्विड इज अनसैचुरेटेड। अब से देखिए एवोपरेशन तभी होगी जब जो एयर है वो अनसैचुरेटेड होगी। अनसैचुरेटेड मतलब ऑलरेडी यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होगा तो फिर वो एवोपरेशन नहीं होगी ना। टेक्स प्लेस व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। भाई जब एक्सटर्नल प्रेशर अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे 1 atm है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करूँगी तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। जब ये वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा 1 atm के, तो फिर जो होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है, और ये वेपर प्रेशर है। जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। देखो एवोपरेशन स्लो प्रोसेस है, होता रहता है हर वक्त, लेकिन बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है। जैसे ही हमें टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर मिलेगा, वाटर या कोई भी सब्सटेंस बॉईल होगा, राइट। तो ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है।